सिंह, आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मकसद है सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाना। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार महिलाओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील है और इसी सोच के साथ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
वहीं दिल्ली में छात्रों को सुविधा और पर्यावरण की सोच को एक साथ आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी पहल की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज छात्रों के लिए वर्षों से बंद पड़ी यू स्पेशल बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। दिल्ली की परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के साथ बसों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की छात्रों और पर्यावरण दोनों के प्रति प्रतिबद्धता को बताया। वहीं मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पिछली सरकारों ने जहां इस योजना की अनदेखी की, वहीं उनकी सरकार ने अल्प कार्यालय में आपको बता दें कि छात्रों को फिर से सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प दिया है। सालों से बंद पड़ी ये यू स्पेशल, जिसकी चिंता ना पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने की, ना कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे खुशी है कि जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो रौनक बढ़ाई, जिसमें यू स्पेशल के माध्यम से बच्चे घर से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से घर तक आ जा पाएंगे। कॉलेजेस में इस बहुत ही सेफ, इकोनॉमिक और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनका आना जाना होगा। ये ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को वही पुराना सम्मान, वही पुरानी एनर्जी देने का काम है, बल्कि दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को भी स्वच्छ हवा देने का काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं बहुत बधाई देती हूँ। यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को वो इसका इस्तेमाल करें, उनको वही पुराने दिन और वो पुरानी ऊर्जा मिलेगी जो किसी समय में उनके पेरेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पाई होगी। बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी कॉलेज विद्यार्थियों को। तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत के ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों ने भाग लिया और एक सुर में 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन की बात दोहराई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अब 22 सितंबर से दिन प्रतिदिन सुनवाई होनी है और सभी पक्षों के वकीलों को मिलकर रणनीति तैयार करने की सहमति बनी है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि जो 13% विद्यार्थी अभी तक इस लाभ से वंचित है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ कर के बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे।
कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो वहीं बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई और इस बार निशाने पर है कांग्रेस के दोनों युवराज। नालंदा और से बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को मंच पर लाने को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि जो नेता सनातन धर्म का अपमान करता है उसे बिहार की जमीन पर लाकर कांग्रेस ने अपनी सोच साफ कर दी है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलता तो उसकी शिकायत मतदाताओं से नहीं होनी चाहिए बल्कि अपनी राजनीति से होनी चाहिए। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये जो दोनों युवराज वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। क्या कर रहे हो? ए भैया प्लीज, वो वोट चोरी हो रहा है, ये बिहारियों का अपमान कर रहे हैं क्या? क्या मतलब है इसका? और लेकर के किसको आए हैं? स्टालिन को, जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया था। बिहार के मतदाताओं का अपमान अब हम नहीं सहा जाएगा। बिहार के मतदाताओं ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुनील कुमार, कौशलेंद्र जी, मुझे, डॉक्टर संजय जायसवाल, कामत जी, सबको ईमानदारी से जिताया है। और ये कह रहे हैं बहुत गलत बात है, मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, तो उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जनता फिर हराएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया है, एनडीए ने काम किया है, बिहार की जनता भारी बहुमत जिताएगी, मैं पूरा विश्वास है। तो वहीं कपास पर कस्टम ड्यूटी में अस्थायी छूट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में दबाव में ये फैसला लिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में ये फैसला लिया गया। साथ ही केजरीवाल का ये कहना है कि अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% ड्यूटी को 40 दिनों के लिए हटाना देश के किसानों के साथ बड़ा धोखा है, क्योंकि इससे विदेशी कपास सस्ती पड़ेगी और भारतीय किसानों को नुकसान होगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। अमेरिकी टैरिफ का शोर है, लेकिन भारत के आत्मविश्वास की आवाज उससे कहीं ऊंची है। 50% अमेरिकी टैरिफ कुछ सेक्टर्स के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। इस बार अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की और भारत ने जवाब दिया। दबाव में नहीं,
दिशा में बदलाव के साथ प्रधानमंत्री ने फिर एक बार देश को स्वदेशी का रास्ता दिखाया। आत्मनिर्भरता की वो राह जो भारत को आने वाले वर्षों में न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनाएगी बल्कि आत्म गौरव का स्तंभ भी देखेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लागू किया है तो भारत अब डगमगाया नहीं, उल्टा अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा हो गया है। अमेरिका की ये नीति एक तरफा थी, लेकिन भारत का जवाब सामूहिक और दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर फिर स्वदेशी और मेक इन इंडिया का मंत्र दोहराया है, लेकिन इस बार ये नारा नहीं बल्कि नीति के रूप में सामने आया है। जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, वो स्वदेशी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में लीडर बनाने की रणनीति का हिस्सा है। ये फैसला अचानक नहीं है। पिछले 10 सालों में भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोडक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मजबूत कदम उठाए हैं। आज यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम, इसरो की टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, रक्षा उत्पाद और स्टार्टअप इंडिया का बल, ये सभी मिलकर एक ऐसा भारत बना रहे हैं जिससे अब टैरिफ से डर नहीं लगता। टैरिफ की इस वैश्विक चुनौती ने भारत के भीतर लोकल सप्लाई चेन, एमएसएमईज और किसान उत्पादकों के लिए नए अवसर खोले हैं। अब जब अमेरिकी बाजार में निर्यात थोड़ा धीमा हुआ है, भारत ने अपनी नीति घरेलू उत्पादन और क्षेत्रीय साझेदारियों की ओर शिफ्ट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पष्ट संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने नागरिकों की मेहनत और नवाचार के दम पर खड़ी होगी। स्वदेशी का मतलब अब केवल परंपरागत उत्पाद नहीं बल्कि तकनीकी नवाचार से लेकर स्पेस रिसर्च तक हर क्षेत्र में भारत निर्मित का विस्तार है। ये वो सोच है जिसमें केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सांस्कृतिक गरिमा और भविष्य की तैयारी भी शामिल है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं, जहां भारत अपनी भूमिका और मजबूती से रखेगा, ना तो झुकेगा, ना चुप रहेगा और ना पीछे हटेगा। इसी के समानांतर ब्रिक्स, G20 और ईस्टर्न एशिया पार्टनरशिप जैसे संगठनों में भारत का बढ़ता प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि भारत टैरिफ जैसे फैसलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। इस दौरान कुछ राजनीतिक विरोध जरूर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वो कहते हैं पैसा किसी का हो सकता है लेकिन पसीना भारतीयों का होना चाहिए, तभी उस उत्पाद पर हमें गर्व होगा। ये सिर्फ एक कथन नहीं बल्कि आज के भारत की आत्मनिर्भर अर्थनीति का मूल मंत्र है। ट्रम्प टैरिफ की चुनौती असल में भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है, जहां से निकलकर भारत सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि मॉडल राष्ट्र बनकर उभर सकता है। 1965 में अमेरिका ने जब गेहूं देने से मना किया था, तब भारत ने हरित क्रांति की थी। आज जब अमेरिका टैरिफ से दबाव बना रहा है, भारत स्वदेशी से जवाब दे रहा है। हर बार जब वैश्विक ताकतों ने भारत को चुनौती दी, तब भारत ने जवाब दिया है, हम भी कर सकते हैं, हम अपने दम पर कर सकते हैं और हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो अब जब टैरिफ सामने है तो भारत का आत्मविश्वास यही कह रहा है, बाजार शर्तें नहीं, भारत की संकल्प शक्ति चलेगी। हम झुकेंगे नहीं, हम खुद बनेंगे और गर्व से कहेंगे ये भारत में बना है। भारत की रणनीति अब सिर्फ रिएक्शन तक सीमित नहीं बल्कि एक रूपांतरण की प्रक्रिया बन चुकी है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को भारत ने एक संकेत की तरह लिया, संकेत इस बात का कि अब समय आ गया है कि मल्टी मार्केट पॉलिसी को तेजी से अपनाया जाए। भारत अब अमेरिका के भरोसे नहीं बल्कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों के साथ संतुलित व्यापार संबंध बना रहा है। 2025 तक भारत का लक्ष्य सिर्फ एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं बल्कि इकोनॉमिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी है, यानी अगर एक बाजार झटक दे तो दूसरे बाजार भारत के लिए मौका दे। इसके साथ साथ भारत में कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की वैल्यू चेन को घरेलू स्तर पर मजबूती दी जा रही है, जहां इको, टेक्सटाइल और लेदर जैसे पारंपरिक सेक्टर्स को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच साफ है, भारत को केवल निर्यातक नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये वही भारत है जो अब अन्याय का शिकार नहीं बनता बल्कि विकल्पों का निर्माता बनता है। अब ये रणनीति केवल आज की टैरिफ का जवाब नहीं बल्कि आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक संप्रभुता का आधार बन रही है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है, जहां नीति में दम है और नागरिकों में संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, RN टीवी।
दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक इस वक्त उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने जमीन और जिंदगी दोनों को हिलाकर रख दिया है। यमुना पुख्ता बांध की हालत जर्जर और रिहायशी इलाकों में डर और बेचैनी का माहौल है। जम्मू के तवी नदी पर बने पुल बह गए हैं, यातायात ठप है और डोडा जैसे जिलों में बादल फटने से जान माल की भारी नुकसान भी हुआ है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और इसका सीधा असर निचले रिहायशी इलाकों पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हालात और भी गंभीर हैं। नदियां उफान पर हैं, पुल बह चुके हैं, सड़कों का संपर्क टूटा है और कई जिलों में जान माल का नुकसान हुआ है। दिल्ली की बात करें तो यमुना एक बार फिर उफान पर है। 4 दिन पहले शांत दिख रही नदी अब फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी है। खासकर उत्तर दिल्ली के जगतपुर, मिलन विहार, संत नगर और बुराड़ी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका से लोग रात भर जागते रहे। वजीराबाद से हरिड़की पुलिस चौकी तक बना यमुना पुख्ता बांध वर्षों से शहर की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन इस समय उसकी हालत चिंता का विषय बनी है। बांध के किनारों पर मिट्टी का कटाव जारी है और कुछ स्थानों पर जलधारा से शरण तेज हो गया है। प्रशासन की ओर से इस चुनौती को गंभीरता से लिया जा रहा है। वॉच टावर, नाव, राहत टीमें और वाटर पंपिंग यूनिट्स पहले ही एक्टिवेट कर दी गई हैं। साथ ही संभावित खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में एहतियातन लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों की ये भी मांग है कि बांध की मरम्मत और मजबूती को लेकर दीर्घकालिक योजना पर जल्द अमल हो, ताकि हर साल मानसून में इस तरह की बेचैनी न हो। प्रशासन भी इन सुझावों पर विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को गहरी चुनौती में डाल दिया है। तवी नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है और इसका सबसे बड़ा असर जम्मू के भगवती नगर इलाके में देखने को मिला, जहां नदी पर बने 5 में से 4 पुल बह गए। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन ने एहतियातन 10 से अधिक रेल सेवाएं रद्द कर दी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और जम्मू के मंडल रेल प्रबंधक तकनीकी टीमों के साथ स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन ने सड़क मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया है। गिरती चट्टानों और मलबे के कारण कई वाहन फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों से इस मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने जम्मू, डोडा, कठुआ, सांबा, रामबन और किश्तवाड़ में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमें हाई अलर्ट पर रखी हैं और संभावित निकासी की तैयारी भी शुरू कर दी है। डोडा जिला इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहां अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने दर्जनों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2 गंदों में और एक थाथरी में करीब 15 से अधिक घर, कई गौशालाएं और एक निजी स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है। 3 पैदल पुल बह चुके हैं। संपर्क पूरी तरह टूट गया है। जिलाधिकारी हरविंदर सिंह की निगरानी में राहत कार्य जारी है। SDRF और अन्य टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। नदी तटों से लोगों को हटाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात इस समय चिंताजनक है। बनाला और कुल्लू में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा ब्यास नदी के उफान में बह गया। सड़क पर जगह जगह मलबा जमा है और ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन मौसम की बाधा इसे धीमा कर रही है। हिमालयी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां चढ़ती जा रही हैं और जमीनें धंस रही हैं। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखे हुए है और राहत कार्यों को तेज करने में जुटा है। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हालांकि प्रशासन, आपदा राहत दल और तकनीकी एजेंसियां चौकस हैं, लेकिन मौसम की चुनौती और जमीनी हालत इसे जटिल बना रही है।
ऐसे में जरूरत है एक सतत प्रयास की। हमारी आपसे अपील है कि सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें, अफवाहों से बचें और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।